गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 सहायक पुस्तक के अंतर्गत पाठ 9 ममता कालिया द्वारा लिखित दूसरा देवदास का पाठ का सार पढ़ेंगे। लेकिन पाठ के सार को पढ़ने से पहले हम लेखिका के जीवन परिचय को जानेंगे। लेखिका के जीवन परिचय से परिचित होंगे। लेखिका का नाम है ममता कालिया और इनका जन्म हुआ 1940 में मथुरा उत्तर प्रदेश में। उनकी शिक्षा में कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर और मुंबई। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया अंग्रेजी में। कार्य अध्यापन कार्य दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापिका रही। SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में ये प्रधानाचार्य रही। निदेशक कार्य भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में ये निदेशक रही। स्वतंत्र लेखन कार्य वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। रचनाएं उपन्यास है इनका बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां और दौड़। कहानी संग्रह 25 साल की लड़की, थिएटर, रोड के कोवे। इसके अतिरिक्त 12 कहानी संग्रह हैं जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। एकांकी संग्रह है यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे। काव्य खाटी, घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं। अंग्रेजी काव्य संग्रह ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम। पुरस्कार सरस्वती पत्रिका का कहानी पत्रिका सम्मान, अभिनव भारती का रचना सम्मान, कलकत्ता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कहानी सम्मान और साहित्य भूषण इन्होंने प्राप्त किया। साहित्यिक विशेषताएं मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को अपने लेखन में स्थान दिया। लेखन में कहीं सटीक व्यंग है तो कहीं कल्पना की रोमानियत है। युवा मन के आकर्षण और संवेदनाओं को अभिव्यक्ति भी इन्होंने प्रदान की है। भाषा शैली साधारण शब्दों को भी आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करना ममता कालिया जी की विशेषता है। विषय के अनुरूप सहज भावा अभिव्यक्ति, शब्दों की परखता, सजीवता, सरलता, सुबोधता, व्यंग की सटीकता और रोचकता उनकी कहानियों में प्राण है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों के साथ साथ ग्रामीण अंचल के शब्दों का भी ये प्रयोग करते हैं। दूसरा देवदास पाठ का सार। ये कहानी है बच्चों पाठ की मूल संवेदना। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास प्रेम के महत्व और उसकी गरीब ऊंचाई प्रदान करती है। कहानी में यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह स्वतः ही घटित हो जाता है। 21वीं सदी में भोग विलास की संस्कृति ने प्रेम का स्वरूप अधिकतर उच्च श्रृंखल कर दिया। ऐसी स्थिति में यह कहानी प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती है और दूसरी तरफ युवा मन की संवेदना, भावना और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करती है। पाठ का सार हर की पौड़ी का मनोहारी दृश्य। हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा की आरती का रंग ही निराला होता है। भक्तों की भीड़ मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल प्रसाद आदि खरीदती है। उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण है। पंचमंजली नीलांजलि में लगे सहस्त्र दीप जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई है। भक्त जन संतोष भाव से भर उठते हैं। गंगा पुत्रों का जीवन परिवेश। गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसे को इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते हैं। इनका जीवन गंगा पर ही निर्भर रहता है। ये रेजगारी बटोरकर अपनी बहन या बीवी को कुसा घाट पर दे आते हैं जो इन्हें बेचकर नोट कमाती हैं। कभी कभी बिना किसी प्रभाव के काम में नायक नायिका का प्रथम परिचय। कहानी का नायक संभव है और नायिका है पारो। संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया हुआ है। नास्तिक होते हुए भी अपने माता पिता के कहने पर गंगा का आशीर्वाद लेने आया हुआ है। नायक नायिका का प्रथम परिचय गंगा के किनारे मंदिर में होता है। संभव मंदिर में पैसा चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ती है। संभव उस
गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है। पुजारी दोनों को दंपत्ति समझकर आशीर्वाद देता है। सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना। गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। लड़की घबराहट से छिटक कर दूर हो गई और तेजी से चली गई। इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम आकर्षण हर की पौड़ी पर ही उत्पन्न होता है, जो निरंतर घटने वाली घटनाओं के तारतम्य से प्रेम में बदल जाता है। इसे प्रथम दृष्टि का प्रेम कहा जाता है। संभव की मनोस्थिति। उस छोटी सी मुलाकात ने कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा हो गई। यह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उससे बातचीत के बारे में सोचने लगा। ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हो रहा था। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल और उसका सौम्य स्वर, संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। यकायक उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन भाने लगे और मांग में तारे भरने जैसे गीत अच्छे लगने लगे। मनसा देवी पर मनोकामना की गांठ। मनसा देवी पर सभी भक्तजन लाल पीले धागे मनोकामना हेतु बांध रहे थे। संभव ने पूरी श्रद्धा से मनोकामना की गांठ लगाई, जिसमें पुनः उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब प्रथम आकर्षण प्रेम में परिवर्तित हो गया, प्रेम में बदल गया था। दूसरी तरफ पारो ने भी इसी प्रकार की आशा लिए मनोकामना की गांठ लगाई। दोनों ही एक दूसरे से मिलने को मंदिर के बाहर दोनों का पुनः मिलन हो जाता है। दोनों ने अपनी अपनी मनोकामना की गांठ का शीघ्र परिणाम की अपेक्षा नहीं की थी। पारो की मनोदिशा। पारो की जो मनोदिशा है वह संभव से कुछ अलग है। वह स्वयं भी उसके आकर्षण चुकी है। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया तो वह आश्चर्यचकित सुख में डूब गई। सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी कि उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक चुनरी बढ़ाने का संकल्प लिया। मनोकामना पूरी होने पर देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक दृढ़ और स्थायी हो गया। धन्यवाद।